चैनल पे कमेंट आएगा आप क्लास 12 के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जबकि आप तो यहाँ से कमाते भी नहीं और आपके व्यूज भी इतने नहीं आ रहे और आपका चैनल इतना बड़ा भी नहीं है। तो यार देखो ये कमेंट मुझे बहुत पसंद आया और आपका इस कमेंट के बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताना। बाकी चैनल को बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी या आपकी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें क्या करेंगे, पहले डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट जितने भी उसको सबको अच्छे से समझ लेंगे, देन उसके बाद एफ ब्लॉक पे चलेंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं ऐसे एलिमेंट, देखो उसको ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो यार, तो पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, ऐसी इस तरह की, है ना। तो इसमें बीच में यहाँ पे ये जो ब्लॉक होता है ये वाला, ये अच्छा इसको क्यों नहीं कह रहा भाई, यहाँ पे एफ ब्लॉक आ जाएंगे छोटे छोटे, मतलब एफ ब्लॉक इसके अंदर घुसे हुए धस गए अंदर। अगर मान लो यहाँ पे एफ ब्लॉक होता तो भाई पीरियोडिक टेबल लंबी सी हो जाती तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है ना ये जगह, ये डी ब्लॉक है। और देखो इधर से इधर ट्रांजिशन हो रहा है एस से पी की तरफ, ये एस ब्लॉक है ये पी ब्लॉक है, तो ट्रांजिशन हो रहा है ना। इस ट्रांजिशन की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहते हैं ना क्योंकि जो डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, यानी इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें सारे के सारे। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होता है n-1 d1 to 10 और ns 0 to 2 होता है उसका जनरली। अब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन होती है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एंटर करेगा डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। अब ये पेनल्टीमेट सेल क्या होता है भाई, पेनल्टीमेट यानी कि अंदर वाले। देखो आपको पता है जो एन होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, वो वैलेंस सेल है। जो n-1 है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, पेन ये वाला पेन। और जो n-2 होता है उसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट यानी अंदर वाले, तो अंदर वाले डी सब सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना लास्ट एंटर करते हैं उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। बाकी जो जिंक कैडमियम और मरकरी है, जिंक कैडमियम मरकरी, इनको ना हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन तो ये है ना कि इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब देखो इसमें D10 है, इसमें भी D10, इसमें भी D10, इसमें भी D10, और ये 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D सीरीज में, इसीलिए तो सब में D10 है, तो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होगा तो भाई ट्रांजिशन कैसे? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होते, क्यों, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है इसमें। फिर उसके बाद ना इसमें आपको 4 सीरीज मिलेगी बेसिकली, यानी जो डी ऑर्बिटल है उसको 1 2 3 4 हिस्से बांटा गया है, और इनको हम बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D सीरीज। हमें ना बेसिकली 3D सीरीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जिसमें कि है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, इसको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में एकदम कि भाई साइज बढ़ रहा है साइज घट रहा है। मतलब इसमें ना आपको देखो कुछ 10-12 प्रॉपर्टी दी हुई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक ग्रिड है, आयनिक ग्रिड है, बहुत सारी प्रॉपर्टी दे रखी है। आपको उस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है उस प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जांपल मैंने बोला साइज डिक्रीज इंक्रीज, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सब पता होना चाहिए, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। ये सारी चीजें अगर आपने याद कर ली ना, समझ ली मेरे साथ अभी कुछ मिनटों के अंदर, तो आपका डी ब्लॉक का सारा पोर्शन आसानी से हो जाएगा। तो अब एक एक करके सारी प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो समझ नहीं आती डायरेक्ट, बाकी सब आती है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप ना टाइम स्टैम्प पे जाओ और उस टॉपिक को ही समझो, बस फालतू मत देखो, क्योंकि अब एग्जाम एकदम नियरेस्ट है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4:3D1 इसका होता है। देखो स्कैंडियम जो 21 पे है, ऑर्गन 18 हो चुका है, 18 19 20 और 21, तो 3D1 है। और इसका 3D2 3D3 और इसके बाद 3D5। देखो अगर आप ये देखो 22 नंबर पे ये 23 नंबर पे है, ये 25 पे है, मतलब एटॉमिक नंबर देख लो इसका क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ना डी में उतने इलेक्ट्रॉन रख दो। मतलब 25 है तो 25 के लास्ट में 5 है तो 5 रख दो, ऐसे ही अगर 30 है तो 10 रख दो लास्ट में। बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट तो ये है जो इसमें एक्सेप्शन आते हैं, जो कि है क्रोमियम और कॉपर। तो इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, देखो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, हम सोचते हैं कि 3D4 होगा, बट 3D4 नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअल में 3D5 हो जाता है। 3D5 क्यों हो जाता है, तो भाई स्टेबल है, जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें 3D5 आ गए अगर, तो इसमें 4s1 होगा। और ऐसे ही बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही होता है, ये 3D10 आ जाते हैं और इसमें 4s1 हो जाता है। अब देखो एक ना आयनिक ले लेते हैं यानी Fe3+, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो हमें Fe का पता है, Fe का 4s2 3D6 होता है। हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। अब देखो इलेक्ट्रॉन पहले हम S से निकालते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 इससे निकाल देते हैं और 1 इससे निकाल देते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, वो आएगा 4s0 3d5 या 3d5 4s0 भी लिख सकते हो। अब ना आपको एक छोटा सा काम करना है कि कमेंट में आपको फटाफट लिख देना है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो कमेंट में जल्दी से फटाफट। एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो स्कैंडियम से जिंक जब मैं जाता हूं तो क्या होता है, देखो
पहले ना साइज डिक्रीज होती है, फिर सेम रहती है, फिर इंक्रीज कर जाती है। अब ऐसा होता क्यों, ये पूछा जाता है। मैंने बोला ना प्रॉपर्टी जितनी भी है उसके कारण याद रख लो, कॉज क्या है उसका, बस आपको समझ आ जाएगा। देखो पहले डिक्रीज, फिर ऑलमोस्ट सेम, फिर इंक्रीज। तो डिक्रीज क्यों हो रही है भाई, डिक्रीज इसलिए हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हो क्या रहा है, देखो ध्यान समझना। जैसे अगर कोई एटम है, तो इसमें जैसे जैसे अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ाना यानी कि जेड बढ़ा रहे हो, तो जेड बढ़ाने से क्या होगा, जेड बढ़ना यानी प्रोटॉन बढ़ना। तो भाई प्रोटॉन जितने बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन को अपने पास पास खींच लेगा, पास पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी क्या, साइज छोटा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाएगी। अब उसके बाद इस जो ये होती है ना एटॉमिक रेडियस का ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो काउंटर बैलेंस कर देता है जेड इफेक्टिव को, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। इसका मतलब समझते हैं। अब अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट को समझे, देखो वर्ड खुद बता रहा है कि शिल्डिंग, शिल्डिंग यानी कवच। कवच क्या, देखो ध्यान से समझना। मान लो एक एटम है, तो उसमें बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, ये पता है। फिर उसके बाद देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरे वाले सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले सेल में है, वो जो सबसे बाहर वाले सेल में, वो इस प्रोटॉन की तरफ कम अट्रैक्शन फील करेंगे क्योंकि ज्यादा दूर है। जबकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, वो तो बोलेंगे भाई मजा आ रहा है मेरे को, तो मैं तो अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, सही है, सिंपल, वेरी गुड। तो ये अट्रैक्शन फील करेगा। अब ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में क्या रिपल्सन नहीं होगा, तो ये रिपल्सन करके बोलेगा और चल बाहर भाग, भाई मेरे खुद के लिए जगह नहीं है इतनी, तो तू क्या आ रहा है, तो रिपल्सन होगा कि नहीं। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस लाइन में जो खड़े हैं वो, और इस लाइन में जो खड़े हैं सब सेल में वो, तो उनमें रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, बेसिकली इसमें एक कवच बन जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर वाले तुम अंदर बताओ, तो उसने उसको सील्ड कर लिया। तो इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है बाहर, तो साइज बढ़ता है, स्क्रीन इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ता है। बट होता क्या है ना, स्क्रीन इफेक्ट भी यहाँ पे हो रहा है और एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से हो रहा है कि देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो वो कह रहा है भाई पास लेके आओ, पास लेके आओ इलेक्ट्रॉन्स को। बट स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहा है दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, स्क्रीन इफेक्ट और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि दोनों सेम हो गए, जिसकी वजह से हुआ ये कि साइज ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो इंक्रीज हो जाता है साइज उसके बाद, क्यों, क्योंकि अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा तेज होता है। भाई कुछ भी नहीं है एटॉमिक रेडियस में, इतना सिंपल सा। देखो क्या है इसमें, है ये कि साइज अगर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने की क्या कारण हो सकती है, पास आने का क्या कारण हो सकता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। जबकि दूर जाने का कारण क्या हो सकता है, दूर जाने का कारण होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि दूर जा रहा है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अगर पास आ रहे हैं यानी कि साइज कम हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव रोल कर रहा है। और अगर दोनों इक्वल हो गए हैं तो भाई काउंटर बैलेंस हो रहा है, यानी कि सेम रेडियाई हो रही है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम रेडियस, जैसे कि यहाँ पे भी सेम। आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस में भी वही, बस वही ट्रेंड है सेम बिल्कुल जैसे जेड इफेक्टिव। आप ये बताओ, जेड इफेक्टिव जब बढ़ता रहता है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो साइज क्या होता है, कम हो जाता है। प्रोटॉन ज्यादा है तो भाई अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, अट्रैक्शन ज्यादा यानी कि साइज कम। तो वैसा यहाँ भी होने वाला। तो जनरली आयंस ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम हो, मतलब एलिमेंट्स अलग अलग है बट ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो वहां पे क्या होने वाला है, देखो जैसे Mn2+ है और Fe2+ है, तो इसमें हमें ये देखना प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है। तो प्रोटॉन किसके पास ज्यादा होगा, सोचो। तो जो आयरन है, आयरन की एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, तो 26 यहाँ पे 26 प्रोटॉन है, और मैग्नीज का 25 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन किसमें ज्यादा भाई, प्रोटॉन इसमें ज्यादा। तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा उसका साइज कम, तो इसका साइज कम हो गया। यही मैंने बोला था, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से। और आयनिक रेडियाई की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आप खुद सोचो, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है और इसका -2 है, तो दोनों में देखना क्या डिफरेंस है। इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब यही हुआ कि 3+ प्रोटॉन है और इसमें 2+, यानी 2 मतलब एक प्रोटॉन का अंतर है दोनों में, है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी रेडियस कम। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या, मतलब चार्ज, मतलब प्रोटॉन की, प्रोटॉन जो है उस पर दिख रहा है, मतलब जो चार्ज है बेसिकली। प्रोटॉन जब होगा, प्रोटॉन तो कहीं आता जाता है नहीं, इलेक्ट्रॉन आता जाता है, प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहता है। तो प्रोटॉन यानी देखो चार्ज ज्यादा होगा ना, चार्ज अगर ज्यादा होगा तो प्रोटॉन ज्यादा यानी कि, तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा यानी कि साइज कम है, बस सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक जो कि बैलेंस हो जाते हैं, मतलब स्टेबल है एक तरह से। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D0 स्टेबल होता है। क्यों भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है ना, एग्जांपल स्कैंडियम 3+ है। D3 भी स्टेबल होता है, D3 याद रखना स्टेबल होता है भाई, क्यों, क्योंकि उसमें T2G फुल्ली फिल्ड होता है। अब ये T2G क्या है, तो अगले चैप्टर में इसको डिटेल में देखने वाला है, तो उसकी टेंशन मत लो। D5 जो है वो स्टेबल होता है, उसका एग्जांपल है Mn2+ और Fe3+,
हाफ फील्ड होता है बेसिकली, ये हमें पता ही है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ऐसे ही Zn2 प्लस फुल फील्ड है तो वो स्टेबल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये क्या होता है भाई, अट्रैक्शन फील कर रहा है कि नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें अट्रैक्शन फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसे कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ज्यादातर क्या होता है ना, मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब नाउ व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, भाई जो अट्रैक्शन फील करता है, अट्रैक्शन टुवार्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आती है तो उसमें अट्रैक्शन फील करता है, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा, समझ आ जाएगा आपको। आप मुझे ये बात बताओ, अगर कोई बंदा सिंगल है, सिंगल मतलब समझते हो आप सब, मुझे पता है अच्छे से। तो अगर आप सिंगल हो, तो सिंगल हो इसका मतलब क्या, आप अनपेयर्ड हो। तो अगर अनपेयर्ड है तो आपको परम ज्ञान ज्यादा होता है, परम ज्ञान यानी पैरामैग्नेटिक, है ना। तो पैरामैग्नेटिक होते हो, और फिर उसके बाद आपके जो जिंदगी होती है, जिंदगी में आपके हरियाली खुशहाली भी होती है। क्यों होती है हरियाली खुशहाली, यानी कलरफुल जिंदगी होती है। क्यों कलरफुल जिंदगी इसलिए होती है क्योंकि आप अट्रैक्शन फील करते हो किसी से भी। भाई सिंगल हो तो अच्छा है ना, फ्री हो दुनिया में, कि किसी के टुवार्ड्स अट्रैक्शन फील कर लिया, आज ये अच्छे लगने लग गए, आज वो अच्छे लगने लग गए, आज ये अच्छी लगने लग गई, तो अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो भाई जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है ऐसी स्पीसीज में, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। अट्रैक्शन तो कलरफुल जिंदगी होने वाली है, तो कलर होते हैं इनके अंदर। देन उसके बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। देखो भाई पेयर्ड यानी क्या, अब बंदे की शादी हो चुकी है तो पेयर हो गया, तो पेयर होने के बाद अब वो डायमैग्नेटिक है, यानी कि अब वो भाई कहीं भी फ्री नहीं रह सकता, यानी कि अब उसको रिपल्सन फील करना पड़ेगा। यानी किसी को देखेगा ना सामने, तो वो देख के भी अनदेखा करेगा, यार क्यों देख लिया, मतलब रिपल्सन फील करेगा एक तरह से। और उसकी जिंदगी में कोई कलर नहीं है, यानी वो कलरलेस हो गया है। जैसे अगर देखो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए कभी कभी सवाल आ जाता है यहाँ से, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं भाई, अट्रैक्शन रिपल्सन से बाहर निकलो, पहले ये समझो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, म्यू बराबर एन एन प्लस टू अंडर रूट बी एम। बी एम मतलब बोहर मैग्नेटोन होता है, बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट है, और म्यू से दर्शाते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को। एन क्या है इसमें भाई, एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जो सिंगल बंदा है ना भाई, सिंगल की बहुत इज्जत की जाती है। देख लो फॉर्मूला में भी सिंगल को देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेड की बात नहीं कर रहे, जोड़े की बात नहीं कर रहे, जो सिंगल बंदे हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, तो मुझे ये बताओ कोबाल्ट जो है वो कितने नंबर पे आता है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है उसका। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। अगर 27 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d7, है ना। अब देखो ये s है, तो s में तो दोनों फिल हो गए, और इसमें जब 7 है अगर, तो अगर इसमें 7 है, 1 2 3, पहले 5 हम इसमें हमने ऑर्बिटल बना दिए। देखो अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कितने बंदे सिंगल रह गए, सिंगल जिंदगी बेचारों की, सिंगल रह गए बेचारे। तो जो एन है इसमें कितने हो गए, 3। अब अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो इसमें 3 रख दो। अगर रख के देखे तो म्यू बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट, तो ये कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई और ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15, जो कि आएगा लगभग कितना आएगा, ये आएगा 3.9 के आसपास बोहर मैग्नेटोन। तो इस तरह से निकालते हैं। अगर आपको सिंगल और डबल वाली जिंदगी समझ आ गई है तो मुझे ये बताओ भाई, क्रोमियम जो है, क्रोमियम उसके बारे में बताओ कि ये सिंगल सिंगल है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, देख लेना। बस मुझे ये बताओ कि इसका जो म्यू है, म्यू वो कितना आएगा, कितना आएगा वो मेरे को कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट कर दो उसको। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये तो मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं इसको, तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है। अब क्यों होता है, जनरली इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है, और ये ना पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज कर जाएगी। सबसे डिक्रीज पता किसकी होती है, मैग्नीज की होती है। क्यों भाई, मैग्नीज ने ऐसी क्या बेशर्मी करी जिसकी वजह से वो डिक्रीज है, क्यों ऐसा। तो इंक्रीज डिक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज हुई, हल्की सी इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद सेम रही, फिर डिक्रीज हो गई। बट आपको ये याद नहीं रखना, आपको बस सिंपल से एक चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, या फिर आप ये कहो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतनी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात तो है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यही मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी तो उतना ज्यादा होगा, यही तो बात है। तो मैग्नीज की जो होती है वो सबसे लोएस्ट क्यों होती है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट क्यों है, क्योंकि मैग्नीज का पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देखो। मैग्नीज मैग्नीज कितने नंबर पे आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, तो ये आता है 25 नंबर पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 4s2 3d5। तो अब ध्यान से देखो 3d5 को, 3d5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि ये तो हाफ फील्ड है।
और हाफ फील्ड तो स्टेबल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम होती है। फिर इसका टंगस्टन जो होता है ना, वंग वंग बोलते हैं इसको, टंगस्टन जो होता है जो बल्ब के अंदर पाया जाता है। अगर आपने बल्ब देखा हो, यार बल्ब तो सबने देखा है, तो ये बल्ब है, तो इसके अंदर ये तार होती है, छोटे छोटे तार। ये जो तार होता है ये किसका बना होता है? ये टंगस्टन का ही बना होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, बल्ब इतना गर्म हो जाता है तब भी वो खराब क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि टंगस्टन का बना हुआ है, अंदर उसके टंगस्टन की तार है। और बाकी मरकरी के बारे में तो हमने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा है कि जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा मरकरी, जिससे टेम्परेचर देखते हैं डॉक्टर्स। और मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो मेटेलिक बॉन्ड, अब आप खुद ही बताओ मेटेलिक कैरेक्टर किसका स्ट्रॉन्ग होगा? जिसमें नंबर ऑफ इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। देखो ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, मेटेलिक बॉन्ड उतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है सारे के सारे। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अब मान लो क्रोमियम और जिंक लिया मैंने, तो जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं ये बताओ मेरे को पहले। तो जिंक जो है वो 3d10 है। अगर 3d10 है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर भी कम है, यानी कि वो सॉफ्ट है। तो जिंक जो है वो सॉफ्ट होता है, क्यों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसमें। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मैंने बता ही दिया आपको। आयनाइजेशन एनर्जी को देखा तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, ध्यान से सोचो। जैसे जैसे आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते जाओगे तो क्या होगा? तो प्रोटॉन ज्यादा होते जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, यानी कि जेड इफेक्टिव जब होगा इंक्रीज, सोचो जेड इफेक्टिव इंक्रीज यानी कि अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो ऐसे बोलेगा ले जा, नहीं वो तो पास कर लेगा, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता जाएगा स्कैंडियम से जिंक की तरफ, प्रोटॉन बढ़ा यानी अट्रैक्शन बढ़ा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। अट्रैक्शन होने से वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आयनाइजेशन देखो जो डी ब्लॉक है वो कहाँ होता है? जैसा कि हमें पता ही पहले कि ये एस ब्लॉक इधर होते हैं और पी ब्लॉक इधर होते हैं, उनके बीच में ये फंसा हुआ बेचारा डी ब्लॉक। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के बीच में होती है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके बीच में होती है, अगर देखा जाए नंबर वाइज तो। और इंक्रीज होता है ये स्कैंडियम से जिंक, मैंने बता दिया क्यों भाई, स्कैंडियम से जिंक जा रहे हो तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ना यानी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ना यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक और कैडमियम, जिंक कैडमियम और मरकरी जो होता है उसका बहुत ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। सोचो कैसे? क्योंकि भाई ये सारे के सारे कैसे हैं? फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड जब होंगे तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। देखो 5 6 7 8 9 10। अब इतना प्यारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है स्टेबल, इसको छोड़ के जाएगा ये जल्दी? जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? बहुत ताकत लगानी पड़ेगी अच्छी खासी, तब जा करके निकलेगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद अगर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हाँ ये ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, यानी कि वो क्या होता है? जैसे मान लो कोई मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, ये मेटल है, अगर तो मेटल इस फॉर्म में अगर होता है ऐसे करके एटॉमिक फॉर्म में, ऐसे ही होता है। और तो इसके बीच में ध्यान से देखो ये जगह खाली रह गई, तो इस खाली जगह का फायदा उठाते हैं हाइड्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन, और कार्बन भी फायदा उठाता है। वो क्या करता है, कहता है अच्छा तुमने खाली जगह छोड़ दी भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ घुस जाऊंगा। ऐसे होता नहीं स्कूल में कि दो बच्चे बेंच पे बैठे हैं तो तीसरा देखेगा अरे भाई थोड़ी सी जगह है, तो एकदम से ऐसे करके बैठ जाएगा, है ना, बैठ जाता है ना। तो वैसे ये भी फायदा उठा के, मौके का फायदा उठाकर हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन ये सारे के सारे इसमें घुस गए, तो उससे एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन गो इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस में चले गए मेटल के। देयर आर यूजुअली नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होता है, यानी कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब भाई तुम देखो इस, ये तो है ही, जैसे मान लो ये टाइटेनियम के एटम है इसमें, तो और भी चीजें घुस गई, तो नॉन स्टोइकोमेट्री यानी एक तरह से स्टोइकोमेट्री अच्छी नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा जो है मतलब सारा खेल बिगाड़ देना कार्बन के बीच में आकर के। वैसे खेल अच्छे से बिगाड़ा नहीं है, बल्कि इसका फायदा भी देखो क्या फायदा है। ये आयनिक भी नहीं होते और कोवलेंट भी नहीं होते, इसको ऐसे बोल दो कि आयनिक है, इसको बोल दो कोवलेंट है, नहीं ऐसे टोटल तरीके से आप नहीं बोल सकते पूरा पूरा, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड हो जाता है। इससे ये फायदा तो हुआ, देखो अगर आप खुद सोचो अगर 3 बंदे बेंच पे बैठे हो तो उनको गिराना क्या आसान है? हार्ड होगा ना एक तरह से वो। तो वैसे अगर इसके बीच में कार्बन नाइट्रोजन घुस गए तो अब इसको दबा करके देखो, अब तो नहीं दबेगा, हार्ड है बहुत, ये और हार्ड हो जाएगा। और मेटेलिक कंडक्टिविटी भी रिटेन हो पाते हैं, यानी कि अब जो कंडक्टिविटी होती है थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है। और मेल्टिंग पॉइंट देखो हार्ड हो गया तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी। और उसके बाद केमिकली इनर्ट होते हैं भाई, केमिकली इनर्ट यानी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कर तो लिए, कार्बन और बोरोन नाइट्रोजन घुस तो लिए इसके अंदर, खाली जगह में घुस तो गए। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि बीच में जाकर के घुसना या फिर ऐड हो जाना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहले से ही ऐड है कार्बन बोरोन ये सब छोटे छोटे जो
एटम्स होते हैं वो पहले से ही आ गए। इसके एग्जांपल देखें तो TiC, Mn4n, Fe3n और WC। और WC जो होता है वंग का जो कार्बाइड होता है वो क्या होता है, डायमंड जितना हार्ड हो जाता है, पता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एलॉय भी फॉर्म कर लेते हैं। एलॉय तो आपको पता ही होगा, होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली, फॉर्म एलॉय। एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि सिमिलर एटॉमिक रेडियस है, लगभग सेम, मतलब एटॉमिक रेडियस लगभग सबकी सेम सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, तो सिमिलर एटॉमिक रेडियस का एक रीजन हो गया। दे कैन इजीली रिप्लेस एटम ऑफ अदर मेटल। वो बोलेगा भाई देख, जैसे मान लो जिंक के मान लो 2 एलिमेंट्स है, तो कॉपर आएगा, मान लो कॉपर आया, कॉपर ने बोला अच्छा तुम ऐसे हो, जिंक और जिंक ऐसे हो तुम, यार तू भी तो सेम साइज का है, तू भी तो मेरे जैसा ही है, कॉपर कह रहा है तू भी तो मेरे जैसा ही है, तो तू यहाँ से हट जा। तो कॉपर आ जाएगा और कॉपर और जिंक दोनों को हम मैच मिक्स कर देंगे, उसके बाद वो बन जाएगा, कॉपर और जिंक को अगर मैच करते हैं तो वो बन जाता है ब्रास। और ऐसे ही अगर कॉपर और ऐसे ना जाता है उसको ब्रोंज बोलते हैं। और एलॉय जो होता है, जब एलॉय फॉर्म हो जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ये खास बात है उसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करता है ये, कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे, स्कैंडियम टाइटेनियम मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के सारे कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और पूरा चैप्टर अगला वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है, तो उसमें पढ़ेंगे और अच्छे से। बाकी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, तो इसका रीजन है कि स्मॉल साइज होता है, छोटा साइज होगा, और एक और चीज इसमें हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। हाई न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, पॉजिटिव चीज ज्यादा, यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा। तो अब देखना पॉजिटिव ज्यादा या नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात ये देखो, इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल्स अगर होते हैं तो वो वेकेंट होते हैं, मतलब कुछ जैसे मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों वाले खाली है, अगर तीनों खाली है तो ये वेकेंट है। वेकेंट में क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे ना लीगेंड आएगा। लीगेंड क्या होता है अगले चैप्टर में देखेंगे। बाकी अभी आप इतना समझ लो कि जो लीगेंड होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, यानी कि वो ऐसे नहीं कहता एक एक करके इलेक्ट्रॉन ले, नहीं, वो कहता है ले ले जोड़ा ले, ले जोड़ा ले, जोड़ा ले, इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं वो देता है। और कहाँ देता है, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल में देता है। अगर इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे ही नहीं तो कहाँ से देगा, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है बड़े आसानी से। अब ये कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करता है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, जैसे आयरन हो गया, तो याद करो हैबर्स प्रोसेस अगर पढ़ी है तो हैबर्स प्रोसेस में आयरन का यूज करते हैं। जैसे अगर N2 और 3H2 में अगर मिलाते हैं तो आयरन का यूज अगर हम करेंगे तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा और अमोनिया फॉर्म कर देगा। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया तो बनती है। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो ये वाली रिएक्शंस होती है उसमें वेनेडियम पेंटोक्साइड का यूज किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए भाई, H2SO4 के लिए, भूल गए क्या। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है इसके अंदर, क्योंकि ये ना ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रखता है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं बार बार चेंज होते रहते हैं, मतलब इसके पास +3 भी है, +2 भी है, +4 भी है, +5 भी है। और मैग्नीज को देखो भाई, वो तो बड़ा चालाक है, उसने तो +7 भी ले रखा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, इसीलिए ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। कलर्ड आयन के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कलर्ड आयन, अब याद आ रहा है, कलर्ड मतलब जिंदगी रंग बिरंगी, यानी कि परम ज्ञान, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिंगल है बंदा, सिंगल बंदे में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। और ये अच्छा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों होता है कि ये कलर शो कर रहे हैं, तो भाई होता ही है इसके अंदर, अगर ध्यान से देखे झांक करके तो हमें ये पता चलेगा कि डीडी ट्रांजिशन हो रहा है। अरे डीडी ट्रांजिशन ये क्या होता है, तो देखो जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना बेसिकली वो अपने आप को 2 हिस्से बांट लेते हैं। एक उसने बांट लिया मान लो Eg, और एक उसने बांट लिया T2G। अब ये T2G और Eg क्या है, तो हमने पढ़ा है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। तो ये जो है ना, ये जो एक्सिस के बीच में जो होते हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक्सिस के बीच में आते हैं ना, तो ये जो एक्सिस के बीच में है ये बेसिकली आते हैं T2G में, और जो ये एक्सिस पे है ये आते हैं Eg में। T2G मतलब ट्रिपली जनरेटेड और Eg मतलब इक्वली जनरेटेड। देखो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा रहा, मैं इसका झलक दे रहा हूँ आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम देखने वाले हैं उसका झलक यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो Eg में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और T2G में कितने, देखो मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बार बार इधर से उधर जाता रहेगा, इधर उधर इधर उधर, उसकी मर्जी है भाई, वो जाएगा, वो खिसकता रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, तो वो इधर से उधर जाता रहेगा। तो डी ट्रांजिशन होगा, यानी कि डी के इलेक्ट्रॉन जो है डी में जा रहे हैं। डी देखो ये भी डी ऑर्बिटल लेता है और ये भी तो डी है, बस उसके बट गए, टुकड़े हो गए, उस टुकड़ों को कह रहे हैं T2G और Eg। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है इधर से उधर जाना, उसकी वजह से कलर फॉर्मेशन हो रहा है, एक वेवलेंथ बन रही है। अब देखो यहाँ पे एक फंडा है, फंडा क्या है कि यहाँ पे कलर व्हील बनती है।
कलर व्हील में क्या होता है, कलर व्हील मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील भी कहते हैं, और ये होती है वी बी ग्योर, वी ग्योर होती है। इसमें आई तो है ही नहीं, इसमें आई नहीं है, वी ग्योर है लेकिन आई नहीं है इसमें। अच्छा होता क्या है इसमें, देखो अगर कोई कोई अगर एटम है डी ट्रांजिशन करके वॉयलेट को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो कलर शो करेगा, अगर रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन शो करेगा, अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड, मतलब आमने सामने वाले। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कि ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा कलर दिखेगा, कैसे रंग का होगा वो, तो ब्लू के सामने कौन है, ऑरेंज, तो ऑरेंज दिखेगा वो। देन उसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये था कि भाई जो जिंक 2+ है ना उसकी जिंदगी में हरियाली नहीं है, यानी कि वो कलरलेस है, यानी व्हाइट है, ऐसे बोल दिया। और जो कॉपर है, जो कॉपर है, प्लस क्यों लिख दिया भाई यहाँ पे, और जो कॉपर है वो बेसिकली कलरफुल है या फिर ब्लू है ना। तो ये पूछ रहे भाई कलर क्यों, इसमें कलर क्यों, इसमें कलर क्यों नहीं है, तो आप सिंपल सी बात देखो, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और Zn2+ का लिखना, आप देखोगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड यानी कि सिंगल, सिंगल यानी कि अट्रैक्शन फील करेगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड यानी सिंगल, यानी पैरामैग्नेटिक यानी जिंदगी में हरियाली है, एकदम कलरफुल जिंदगी है उसकी, तो इसलिए करता है। भाई एग्जाम में ये सब मत लिख के आ जाना जिंदगी में हरियाली वगैरह, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के आंसर लिखना अपने वर्ड में। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या होता है, तो भाई जो एटम के ऊपर जो चार्ज लगा होता है मोलिकुलर फॉर्म में उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो वो बेसिकली लास्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर इसके अलग अलग है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसमें एस ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है जो लास्ट वाले, उनकी एनर्जी लगभग सेम है। तो क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब देना होता है ना उन्हें, तो वो ना दोनों ही दे सकते हैं, क्योंकि सेम एनर्जी है, तो बोलेंगे भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, इससे दोनों से इलेक्ट्रॉन ले लिए, एस से भी ले लिए और डी से भी ले लिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ही ऑक्सीडेशन नंबर है। इन बॉन्डिंग इन डिफरेंट कंपाउंड, जब बॉन्डिंग अलग अलग होगी अलग अलग कंपाउंड में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, बस ये सिंपल सी बात है। अलग अलग वेरिएशन हो करेंगे, क्योंकि एस और डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऑर्बिटल में वो सेम एनर्जी शो कर रहे हैं, बस यही बात है इसमें। और जो मैग्नीज होता है ना Mn, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसीलिए बताया था ना मैंने, जो मैग्नीज है वो 4s2 3d5 है, और इस 5 को हम ऐसे बनाते थे टोटल, है ना, सब में ऐसे था 1 2 3 4 5, तो सब में एक एक था, सारे अनपेयर्ड, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड है। तो इसमें s के भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्डिंग में, और 5 इलेक्ट्रॉन इधर के पार्टिसिपेट कर लेते हैं, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम स्टेट जो है ऑक्सीडेशन वो +7 है। अगर पूरे डी ब्लॉक की बात करें तो पूरे डी ब्लॉक में जो ऑस्मियम है, ओ एस से दर्शाते हैं उसको ऑस्मियम, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सबसे ज्यादा है, जो कि +8 है। +8 वैसे किसी का होता नहीं है जल्दी, लेकिन इसका है, ऑस्मियम का है। और जो Cu+ होता है, Cu+ की अगर हम बात करें तो Cu+ जो है स्टेबल नहीं होता उतना, क्योंकि वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, तो भाई जब सेम एटम ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है, इधर रिडक्शन हो रहा है ना और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये ना ऑक्साइड भी फॉर्म कर लेते हैं बड़ी जल्दी, जैसे याद है अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले एक कैटालिटिक के फॉर्म में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये बताया था वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये फॉर्म किया इसने ऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी आसानी से फॉर्म कर रहा है, क्योंकि याद करो वहां पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों थी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग था। तो यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। और अगर आपको एसिडिक नेचर पता करना है ना ऑक्साइड का, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑक्साइड है V2O3 और एक है V2O5, तो मैंने बोला एसिडिक नेचर पता करो, तो आप क्या करोगे, आप ना ऑक्सीडेशन नंबर देख लोगे किसमें ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने, इसमें +5 है, इसमें कितना है, इसमें +3 है, तो किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक है। ऐसे एसिडिटी पता करता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिटी नेचर भी ज्यादा, एसिडिक नेचर। और उसके बाद आयनिक नेचर भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम आयनिक नेचर का ट्रेंड भी ऐसा ही है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी आयनिक नेचर भी, आयनिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है उसकी। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता है बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, यानी M2+ से M में जाने की टेंडेंसी देखेंगे, तो हम जो टेंडेंसी देखते हैं तो इसकी टेंडेंसी इरेगुलर होती है, इरेगुलर ट्रेंड इन इरेगुलर वेरिएशन। देखो सीधी सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। ये 3 चीजें कौन सी है, एक तो है एटमाइजेशन या सब्लिमेशन एंथैल्पी, इसमें क्या होता है सॉलिड से कोई चीज गैस में बदलती है। आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें क्या होता है गैस से आयन में बदलती है। इसमें क्या होता है हाइड्रेशन में आयन से
वो एक्वस में बदलती है। तो ये तीनों की तीनों एनर्जी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब होता क्या है, इसके इरेगुलर ट्रेंड क्यों है, क्योंकि ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन और सब्लिमेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उसकी वजह से इसके ट्रेंड में वेरिएशन है। बट फिर भी जनरली हम कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे ई नोट वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, मतलब कि बढ़ते जाती है, हल्की फुल्की लेस नेगेटिव बोल दो। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दे रखा है कॉपर के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों कॉपर के ऊपर, क्यों भाई, कॉपर एक्सेप्शन है। क्वेश्चन पूछा है ई नोट वैल्यू ऑफ M2 प्लस से M में जाने की जो कॉपर की होती है वो पॉजिटिव होती है। हाँ ये बात है भाई, सबकी नेगेटिव होती है, बट इसने पॉजिटिव रखी है, पता नहीं क्यों। यही तो पूछ रहे हैं क्यों, वाई, क्यों रखी है पॉजिटिव। तो होता ये है ना इसमें कि सब्लिमेशन इंथैल्पी हमें पता है सॉलिड से गैस में जाना, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो पॉजिटिव हो गई, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया कि नहीं। और आयनाइजेशन एनर्जी, तो गैस से आयंस में जा रहा हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, यानी डेल्टा एच फिर पॉजिटिव हो गया। हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि गैस से अब मैं एक्वस में जा रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, अब इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, डेल्टा एच, जो एनर्जी निकलेगी इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी निकली यानी कि नेगेटिव। तो होता ये है ना कि ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि इस लो वाले को कंपनसेट कर जाते हैं। आप खुद ही सोचो ना कि माइनस वाला नंबर अगर कम हुआ और प्लस वाली चीज ज्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली ई नोट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसीलिए जो कॉपर है उसका ई नोट पॉजिटिव आता है। बाकी नीचे भी ये लिखा है कॉपर हैज हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, लो वैल्यू ऑफ डेल्टा हाइड्रेशन, इट मींस डेल्टा एच आई रिक्वायर्ड नॉट कंपनसेटेड बाय द एनर्जी, ये रीजन लिखा है सेम। अब दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं, एक तो K2Cr2O7 है जो कि एग्जाम में आता है, और KMnO4 भी आता है। तो K2Cr2O7 की अगर हम बात करें तो इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ये कैसे रंग का है, ऑरेंज, संतरे जैसा दिखता है, एकदम ऑरेंज कलर का। प्रिपरेशन भाई बनाऊं कैसे इसको मैं, तो बनाना है ना तो आप ले लो क्रोमाइट और FeCr2O4 ले लो, यानी कि फेरोक्रोमेट को ले लो। तो इसको बनाए कैसे, तो इसको 3 स्टेप में बना सकते हैं। पहला स्टेप है मैं फेरोक्रोमेट को NaOH से रिएक्ट कराऊंगा, बेसिक मीडियम में आगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो सोडियम क्रोमेट दे देगा, और ये स्टेप 1 है। देन उसके बाद मैं करूंगा सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाल दूंगा तो वो सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा, ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ना, अब मुझे K चाहिए तो मैं KCl लेके आऊंगा, तो स्टेप 3 में मैं 2 KCl लेके आऊंगा तो मुझे K2Cr2S1 यानी अपना प्यारा दोस्त पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। अब होता यह है, अगर देखो इसमें CrO4 है और Na2 को अगर आप हटा दो तो सिर्फ आयन बचेगा, CrO4 2 माइनस बचेगा, है ना, जो कि ये रहा। तो ये येलो रंग का होता है। सोडियम डाइक्रोमेट भी येलो रंग का है भाई, आयन की वजह से तो कलर आता है। जैसे सोडियम Na2CrO4 है तो इसमें कौन सा आयन है, CrO4 2 माइनस, तो आयन का कलर येलो, तो इसका कलर भी येलो ही होता है। ऐसे ही इसमें से Cr2O7 अलग हो जाएगा तो ये ऑरेंज कलर का होता है, और तभी तो ये भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी ऑरेंज ही होता है, तभी तो इसका कलर ऑरेंज है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, घबराना मत, बहुत आसान है स्ट्रक्चर। देखो क्या है स्ट्रक्चर में, क्रोमियम बीच में डाल देना, ऑक्सीजन का हमें पता है ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड करके डाल दो। बट एक चीज ध्यान देना आप, क्या कि कितने नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो 2 सिंगल बॉन्ड टाइप पे बनाना, और फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर उसके बाद उस पर माइनस चार्ज दिखा देना। तो ये हो गया CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर। अगर ऑरेंज कलर यानी कि ये Cr2O7 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा, देखो CrO ये परोक्साइड लिंकेज है, इसको बोलते हैं ना परोक्साइड लिंकेज। और ये डबल बॉन्ड, फिर इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और अब 2 माइनस है तो O माइनस ये रहा और O माइनस ये रहा। आसान है ना स्ट्रक्चर। अब देखना इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना, जैसे CrO4 में निकाले तो X प्लस माइनस 4 है, तो ऑक्सीजन का तो 2 माइनस होता है, तो -8 हो गया, फिर उसके बाद -2 हो गया इसके बराबर, तो x -8 बराबर -2, ये क्या आएगा x प्लस 6 आ जाएगा। इसमें प्लस 6 आई, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो ये उधर जाएगा तो फिर से ये प्लस 6 आ जाएगा। तो दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो क्रोमेट हो या फिर डाइक्रोमेट, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है। और +6 यानी कि पेयर्ड, यानी कि डायमैग्नेटिक, तो ये कलरलेस होने चाहिए। भाई नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता, यहाँ पे डिसाइड होता है DD ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे DD ट्रांजिशन तो पैरामैग्नेटिक उसमें होता था ना, इसमें कैसे होने लग गया, भाई यहाँ भी होता है।
यहाँ पे भी कुछ ऐसा एक्सेप्शन है भाई, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो डी ट्रांजिशन यहाँ पे, और अगर रीजन पूछेंगे कि डायमैग्नेटिक होने के बाद भी उसमें डी ट्रांजिशन होता है, क्यों? क्योंकि T2Eg का कोई चक्कर सा रहता है, वहां पे बताऊंगा मैं अगले चैप्टर में। तो इसीलिए यहाँ पे कलरफुल हो जाता है, इसकी जिंदगी में भी हरियाली आ गई, मतलब कलरफुल हो गया अभी भी। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो K2Cr2O7 को अगर आप हीट करोगे ना तो वो K2CrO4 बनाएगा और Cr2O3 बनाता है और ऑक्सीजन गैस देता है। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार सवाल आता ही है लगभग, तो इसको तो पहले स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि एसिडिक मीडियम में हम देखते हैं इसमें बेसिकली, जिसमें देखो ये जो K2Cr2O7 होता है ना, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद +6 से +3 में चला जाता है अपने आप को, जब रिड्यूस कर लेगा खुद, इतने ज्यादा रिड्यूस कर, देखो +6 से +3, 3 का अंतर है टोटल, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडाइज कर लेगा सामने वाले को, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे अगर इसकी आप रिएक्शन देखोगे, आयनिक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, तो Cr2O7 2- आप यहाँ पे निकाल के देखना, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी और इधर +3 है, तो +6 से +3 में गया, इतना ज्यादा वेरिएशन हो गया, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है पावरफुल तरीके से। और मोलिकुलर रिएक्शन इसकी K2Cr2O7 और H2SO4 चाहिए होता है, ये याद रखना आप, ये इसकी मोलिकुलर रिएक्शन है। देन आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि ये ऑक्सीडाइज कैसे करता है, मतलब किसको क्या बना देता है, किसकी शक्ल चेंज करके कैसे बना देता है। तो I- को ये I2 में बदल देता है, Fe2+ को Fe3 में बदल देता है, फेरस को फेरिक में बदल दिया, उसके बाद S2- को सल्फर में बदल दिया, यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। SO3 2- यानी कि सल्फाइड को सल्फेट में चेंज कर देता है SO4 2- में, और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में चेंज कर देता है। हेलोजन एसिड जो होता है HX, जैसे HCl वगैरह हो गया, तो उसको Cl2 में यानी X2 हेलोजन में कन्वर्ट कर देता है, और SN2+ को SN3+ में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे इथाइल एल्कोहल हमारे पास है तो उसको एसिटल्डिहाइड में, देन उसके बाद उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये वाली जो रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक में पढ़ के आ चुके हैं, पहले ही हमने पढ़ा है ना, अगर आपको याद हो तो अल्कोहल की जब रिएक्शंस कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो वो हमने पढ़ रखा है, ये तो बड़े सिंपल। अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। जो परमैंगनेट होता है ना, परमैंगनेट, पी से शुरू हो रहा है, तो पर्पल रंग का होता है ये। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो आपके पास पायरोल्यूसाइड होना चाहिए, MnO2 होना चाहिए, और उसके आप रिएक्शन KOH से करा दोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन रंग का मिल जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। देन उसके बाद Cl2 से जब रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा, जो कि पर्पल रंग का, यही हमें बनाना था। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप ध्यान से देखो तो +7 है, मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक होने के बाद भी ये कलर्ड है, क्यों? डी ट्रांजिशन जैसा उसमें हुआ था पिछली बार। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो मैग्नीज बीच में होगा, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे माइनस लगा हुआ है, तो पहले तो डबल बॉन्ड वाले 2 लगा ही देते हैं हम ऐसे करके, तो O- और O-, तो हो गया ना MnO4 2-। ऐसे यहाँ पे MnO4- एक ही है, यानी कि एक ही ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड लग के माइनस लगेगा, तो Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। बाकी कलर तो पता ही है, ये पर्पल रंग का है और ये ग्रीन रंग का कलर है। प्रॉपर्टीज की बात करें कि अलग अलग मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है, तो अलग अलग मीडियम में MnO4 होता है। देखो MnO4 जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7 है, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये ना यहाँ पे -2 है, तो MnO4- होता है, बेसिक मीडियम में जाके MnO4- 2 बन जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे +6 हो जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जबकि न्यूट्रल मीडियम में ये अपने आप को देखो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, खुद रिड्यूस होगा, तो भाई खुद रिड्यूस हो तो रहा है, देखो अलग अलग मीडियम में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, +7 से +6 बन गया। न्यूट्रल में ये +4 आप निकालोगे आएगी इसकी, +4 बन गया तो रिड्यूस हो गया। फिर एसिडिक में इसने +2 गेन कर लिया, तो भाई देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज यानी खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका भी। तो अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन है इसकी, ऑक्सीडाइज क्या करता है, ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, H2- को H, जैसे बिल्कुल वैसा उसमें हो रहा था ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हरकत कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही। बस अंतर कहाँ आएगा, अंतर सिर्फ यहाँ आएगा कि ऑक्सैलिक एसिड CO2 और H2 में बदल जाएगा, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा। और अगर न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो उसकी रिएक्शन ये है न्यूट्रल मीडियम की, और ऑक्सीडाइज कर देता है ये H2S को S में, MnSO4 ये भी नया है, MnO2 में कर देता है, और सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसको सोडियम सल्फेट में बदल देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, I- को IO3 में बदल देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है MCQ में ही आ जाए डायरेक्ट।
और अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो भाई जैसे न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शंस होती है ना, ओवरऑल लगभग वैसे, लगभग क्या पूरा ही सेम मान लो आप। तो ओवरऑल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम इज सेम एज न्यूट्रल मीडियम। और अगर प्रॉपर्टीज देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी थी, वो क्या था, ये जो होता है ना KMnO4, ये डिकम्पोज करता है हीट की प्रेजेंस में, तो K2MnO4 और MnO2 और ऑक्सीजन देता है। डी ऑर्बिटल्स की बात खत्म हो चुकी है, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात शुरू करते हैं। तो उसमें बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं एफ ऑर्बिटल में, और वो प्री पेन अल्टीमेट सेल यानी अंदर से भी अंदर वाले सेल में एंटर करते हैं, उसको कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2 f1 to 14 n-1 d1 d 0 से 1 होना चाहिए और NH2 होना चाहिए, सब में NH2 मिलेगा आपको। और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं भाई, इधर s ब्लॉक एलिमेंट्स थे और इधर p ब्लॉक एलिमेंट था, इधर d ऑर्बिटल थे, तो इसके बीच में इनर डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसके अंदर फंसे हुए हैं, उसके अंदर है, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को। अब अगर हम इसको बांटे तो इसको दो सीरीज में बांटा गया, एक 4f सीरीज होती है, एक 5f सीरीज होती है। 4f सीरीज को हम लैंथेनाइड्स कहते हैं और 5f वाली को एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब आपको याद नहीं रखने हैं, देखो अपने आप ही याद हो जाएंगे वो, बट आपको एक्सेप्शन पे ध्यान देना है। एक्सेप्शन जब आता है जब डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये टोटल इसमें लैंथेनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स में भी 14 ही होते हैं। तो अगर इसको याद करना है तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो ये तो सारे 14 एलिमेंट्स है, अगर याद करने तो कैसे करोगे, सिर पर नदिया का पानी समाया यूं, गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो, है ना, किसी भी तरीके से याद कर लो बस। फिर उसके बाद थापा यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिकम कम बैक सेफ इस फर्म के एमडी नोबल लेकर आए, इस तरह से याद कर सकते हो। अब इसके देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। तो जो सीरियम है ना वो 58 से होता है और ल्यूटीशियम 71 तक वो 4f सीरीज में आ जाते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये तो 58 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा होगा, यानी कि 58 इसका प्रोटॉन है, तो 54 तो जेनोन ने कर दिए। बाकी इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब भी आपको डी में 1 कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो समझ जाओ वो एक्सेप्शन है। तो कौन कौन सी एक्सेप्शन है इसमें, एक ये एक्सेप्शन है, एक ये एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, एक्सेप्शन में होता क्या है, एक्सेप्शन में आप देखना कि आपको 5d में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और कहाँ है एक्सेप्शन, और ये रहा, गैडोलिनियम में भी एक्सेप्शन है। और कहाँ है एक्सेप्शन, ल्यूटीशियम में भी आपको एक्सेप्शन मिलेगा। तो इस एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना आसान है। 6s2 5d1 तो इसमें है, 6s2 5d1 इसमें भी है, 6s2 5d1 इसमें भी है। अंतर कहाँ आ रहा है कि सीरियम में f में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि गैडोलिनियम में f में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हाफ फिल्ड है। f में 14 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं और हाफ फिल्ड है ये 7 की वजह से। ल्यूटीशियम में 14 है, यानी ये फुली फिल्ड है, तो ये एक्सेप्शन है भाई। अब भाई फुली फिल्ड हाफ फिल्ड होगा तो स्टेबल वही हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्शनली ऐसा हो जाता है। 5f सीरीज की बात करें एक्टिनोइड्स की, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, इसमें लगातार 3 एक्सेप्शन है, पा यू एन पी, इन सब में तीनों में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जब डी में 1 होता है, डी में 1 होता है, डी में 1 होता है, इधर भी एक्सेप्शन है भाई, लोरेंशियम में भी डी में 1 होता है। तो क्यों एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आपको याद रखना है ये 5f2 है, ये 5f3 है, ये 5f4 है और ये 5f14 है। बाकी 61 7s2 61 7s2 ये तो सब में ही है। तो एक्सेप्शन मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं। तो आप इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ना एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इसको खुद लिख करके देखो, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा ये आसानी से, बहुत आसान है ये। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है जिससे एग्जाम में हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही है, वो क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि देखो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, यानी कि साइज कम हो गया। तो हाँ, इसमें जब आगे बढ़ते जाते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट तो साइज कम हो जाता है, उसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो क्या लिखा है, द इर्रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब जब आगे जा रहे हैं तो आयनिक और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को लेंथेनॉइड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ने से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन होगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी साइज कम हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ इन्होंने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज, और इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉज क्या है, होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण तो मैंने बता दिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात है, दो ही कारण होते हैं साइज के लिए, हमें पता है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट
कम हो जाएगा। जो 4f ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी वजह से उसका जो सील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, अच्छे से सील्ड नहीं कर पाता, कवर नहीं कर पाता अच्छे से, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन पास आ गए प्रोटॉन के, न्यूक्लियस के पास आ गए इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियस के पास आ गए इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या होगा, उससे साइज कम हो जाएगा, इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है भाई, जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो इसकी वजह से क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या हुआ। तो पहली चीज ये हुई कि लेंथेनॉइड का सेपरेशन डिफिकल्ट हो गया, जितने भी लेंथेनॉइड है उसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, लगभग ज्यादा अंतर नहीं आता है साइज में, तो लेंथेनॉइड का सेपरेशन भी डिफिकल्ट हो गया क्योंकि उनके साइज में वेरी लिटिल डिफरेंस है इसीलिए। दूसरी चीज ये हुई, अच्छा इसकी वजह से जो ये साइज का डिफरेंस कम है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर सी होने लगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी होने लगी। और बेसिक स्ट्रेंथ लेंथेनॉइड का होता है ना वो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, इसी की वजह से। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना भाई वो खुद ही एकदम चिपका हुआ एकदम, तो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा। तो अगर पास पास है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के सारे सेल पास पास है तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज हो जाती है लेफ्ट टू राइट। और इसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज हो जाता है, जबकि कोवलेंट कैरेक्टर इसका बढ़ जाता है यहाँ पे। और जो साइज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, देखो ट्रांजिशन सीरीज मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जैसे अगर ये एस ब्लॉक था और ये पी ब्लॉक था, यहाँ बीच में डी ब्लॉक था, तो इसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो आता है तीसरे नंबर वाला ट्रांजिशन और फोर्थ वाला नीचे से दो, तो उसके उसी में तो फंसे हुए हैं ये लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उन दोनों का साइज जो नीचे से मतलब जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, डी ऑर्बिटल में हमने 3 सीरीज पढ़ी थी, 1 2 3 4 सीरीज, तो उसमें से जो तीसरी वाली और चौथी वाली जो सीरीज है उसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तभी तो उसका साइज जो है थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज जो होती है उसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना इसके कुछ यूज भी होते हैं। तो पहला यूज है इसका ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जितनी भी शीशे की इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और एलॉय भी बनाया जाता है इसका, एलॉय में जैसे बनाते हैं हम ना इसको, जब एलॉय फॉर्म करते हैं तो उसको मिक्स्ड मेटल बोलते हैं। मिक्स्ड मेटल में क्या होता है, लेंथेनॉइड होता है 94 से 95% और आयरन 5% होगा, और उसके बाद मिक्स्ड होंगे कुछ सल्फर, कार्बन या कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब मिक्स होता है थोड़ा बहुत। देन उसके बाद अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो लेंथेनम देखो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस देगा, ये मेटल ही तो है, मेटल जैसा करता है वैसे ये भी हरकत करेगा। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो LnX3 देगा, X3 ये याद रखना। और H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो LnOH3 प्लस H2 देगा, कार्बन के साथ LnC2 देगा, नाइट्रोजन के साथ LnN देगा, सल्फर के साथ Ln2H3 देगा, और बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो Ln2O3 देगा। ये अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं। अगर हम एक्टिनोइड और लेंथेनॉइड सिमिलैरिटी देखें भाई, क्या इन दोनों में कुछ ऐसा है जो कॉमन है, जैसे हम होते नहीं कुछ दोस्त, तो हम बोलते हैं भाई हम दोनों दोस्तों में क्या कॉमन है, नंबर 1 हमारे बाल काले, नंबर 2 हम लड़के हैं, नंबर 3 हम 12th क्लास में ही है, तो ऐसा करके बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड में भी कोई भाई कोई तो सिमिलैरिटी होगी, कोई तो एक जैसी चीज होगी। तो हाँ पहली चीज ये है, देखो 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है इनके बीच में। पहला है बोथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेन होता है, दोनों में ये मेन होता है, प्रीडोमिनेटली पाया जाता है। दूसरी बात ये कि दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, भाई मेटल है ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और हाईली रिएक्टिव होंगे। तीसरी बात ये है कि जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पाया जाता है इसके अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड में डिफरेंस, जो कि 5 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। इसमें डिफरेंस क्या है, 3 मार्क का भी आ सकता है, बाकी देख लेंगे हम जितने मार्क का आएगा। तो लेंथेनॉइड्स क्या होता है, मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसमें मेनली यही होता है, और +2 और +4 भी पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेनली +3 ही होता है। एक्टिनॉइड में क्या होता है, +3 तो होता ही है, बाकी +4 +5 +6 और अलग अलग होते हैं। देन उसके बाद इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, इसमें बहुत पुअर होती है। ये पैरामैग्नेटिक जो नेचर है, दोनों पैरामैग्नेटिक है, बट इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं जबकि उसको नहीं कर सकते। और ये लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो फॉर्म करने की टेंडेंसी इसकी कम है, जबकि एक्टिनॉइड तो फॉर्म ही नहीं करते भाई। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि इसमें कोई से भी रेडियो एक्टिव नहीं होते, बस एक सिंगल प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है इसमें। केमिस्ट्री इसकी स्टडी करना इजी है क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ +3 होता है, जबकि इसमें कितनी सारी रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, तो भाई कैसे स्टडी करेंगे इसको, बड़ा मुश्किल होता है इसको स्टडी करना। अब आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है, आपको करना क्या है, अब इसके नोट्स को एक बार जैसे वीडियो बंद करो इसके नोट्स को रिवाइज कर लो, और अगर बाकी के चैप्टर्स आपको देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी एग्जाम अच्छे से दे के आना और मुझे बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।